क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। आज इस वीडियो में मास्टर क्लास इन बायोलॉजी जो टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है उसमें आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट नंबर 5 में जो लो परसेंटेज क्वेश्चन है, जो लीस्ट करेक्ट परसेंटेज, इसका मतलब ये हुआ कि हज़ारों लोग पेपर देते हैं, वो कौन से क्वेश्चन है जिसमें लोगों ने सबसे ज़्यादा गलतियां की हैं या जिसमें करेक्ट परसेंटेज बहुत कम है, उनको मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। आपके पास हर एक क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो सोल्यूशन होता है, लेकिन इन क्वेश्चंस को हमें ऐसा लगता है कि ज़रूरत ये है कि एग्ज़ाम से पहले अगर इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं तो इनको एक बार थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए। तो FST 5 में सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन, पाइसम सटाइवम में अलील फॉर टॉलनेस कैपिटल T इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अलील फॉर ड्वार्फनेस। सो देखिए बड़े ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं आपको आपकी गलती बताऊंगा तो आप लोग अपने ऊपर हंसेंगे और आप कहेंगे कि ये भी हो सकता है क्या। तो ये जो मैं टेस्ट बनाता हूं बेटे, ये इसीलिए है क्योंकि इस तरह की गलती भी आपकी नज़र में आ जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलती हो सकता है। आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, आप हर तरह की गलती यहाँ कर चुकेंगे, तो वो गलती दोहराने की संभावना एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कम हो जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन हम और आप दोनों हंस सकते हैं। मजे की बात यह है कि 20% से कम लोगों ने इसे ठीक किया और गलती क्या की है अब तक हो सकता है आप में से कईयों को पता भी चल गया हो और आप ऑलरेडी मुस्कुरा रहे हो। तो हुआ क्या यहां पर, अब ये कहा कि कंप्लीटली डोमिनेंट है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ, ये देखिए ध्यान से, क्रॉस ये है। सो हमने ये कहा कि जो इस क्रॉस में हमसे पूछा गया है वो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, और हमसे पूछा गया है कि होमोजाइगस टॉल बता दीजिए। होमोजाइगस टॉल बता दीजिए। होमोजाइगस टॉल का जीनोटाइप मुझे पता है कैपिटल टी, और मैंने क्वेश्चन ध्यान से देखा नहीं और आप में से बहुत से लोगों ने सोचा कि टाइम बच गया और 1/4 आंसर होगा और आपने ये आंसर लगा दिया। मानिए जिस तरह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ऐसे ही आपने भी किया है। अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, आप देखिए मैंने कैजुअली किया, आप लोगों ने ये आंसर लगा दिया और मैंने कहा कि आपका आंसर गलत है और आपको लग रहा है ऐसा हो नहीं सकता। आपने आंसर की में देखा क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, 1 है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हुआ। तो वही गलती जो मैंने अभी आपके सामने करी वो आपने एग्जाम में करी। मैंने यहां पर यह शब्द नहीं पढ़ा, मैंने अपने दिमाग से सोच लिया कि मुझे चारों में से प्रोपोर्शन निकालना है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस क्रॉस में जितने टॉल बनेंगे, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टॉल प्रोजेनी, तो इस क्रॉस में कितने टॉल बनेंगे और उन टॉल में से कितने होमोजाइगस टॉल होंगे, ये 4 में से कैलकुलेट नहीं करना था। तो ये गड़बड़ हो गई। सो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये क्रॉस है तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ये बनेंगे। ये 3 क्या होंगे, टॉल। सो टोटल नंबर ऑफ टॉल प्रोजेनी एक्चुअली कितने हुए बेटे, 3। उनमें से एक कौन होगा, होमोजाइगस टॉल होगा, और मुझे पता चला कि इसका आंसर 1/3 है। अब आप भी हंस सकते हैं, इस तरह की गलती एग्जाम में होती है। इस तरह की टेस्ट सीरीज करने का इस टाइम आपको फायदा ही ये है कि आप इस तरह की गलतियों से भी बहुत जल्दी अपने आप को सचेत कर ले कि एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना कितना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन ढंग से समझ में आ जाए तो आंसर तो वहां लिखा हुआ ही है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। तो चलिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ग्लाइकोलिसिस में जो एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, इस पायरुवेट का क्या होता है इस पर यह डिपेंड करता है कि एरोबिक है, एनएरोबिक है या फर्मेंटेशन है। और आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी का आपको डायग्राम याद आ रहा होगा, लाइफ प्रोसेसेस में इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। सो पायरुवेट को अगर आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक इनऑर्गेनिक चीज है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, तो ये एरोबिक है। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटे, मैं जो चीज आप जानते हैं उसको छोटी सी भाषा अलग कर रहा हूं। मैंने कहा कि आपने पायरुवेट को ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडेशन का मतलब है
है, आपने इसके क्या निकाले, इलेक्ट्रॉन्स निकाले। आपने इसे क्या निकाला बेटे, इलेक्ट्रॉन निकाला, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन H+, इसको भी आप क्या कहेंगे बेटे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन कहीं तो पहुंचाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अगर वो इनऑर्गेनिक है और उस इनऑर्गेनिक चीज का नाम ऑक्सीजन है, तब आप इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। मान लीजिए इनऑर्गेनिक है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और अगर ऑर्गेनिक चीज है जैसे एसिटाल्डिहाइड, जैसे पायरुवेट खुद, इस तरह की अगर चीज है तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है बेटे, फर्मेंटेशन है। सो हमें पहले तो बात ये समझ में आ गई। अब हम ये कह रहे हैं कि ये हो रहा है। सो यहां पर हमने ये कहा एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता। हमें ये तो समझ में आ गया कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो लाइन तो मुझे समझ में आ गई। ये भी समझ में आ गई जो दूसरी लाइन है, द apparatus फॉर पासिंग। ये देखिए, द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। देखिए, ये मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके और आपने इसे किसको भेज दिया, आपने इसे किसको भेज दिया, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। तब आप क्या कह रहे हैं, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ये दो क्रूशियल इवेंट्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। मुझे उम्मीद है इस एनसीईआरटी की लाइन को किसी और तरह से जब हम इंटरप्रेट करते हैं इसी लाइन को, तो हमें अब ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। अब देखिए, व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, तो आपकी एनसीईआरटी खुद अपना ध्यान आपको कह रही है कि यहां रखिए। इसमें खास बात क्या है, जो पहला प्रोसेस है वो मैट्रिक्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, साइटोप्लाज्म में नहीं होता। ये पायरुवेट पहले ट्रांसपोर्ट होता है बेटे माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये सारे काम होते हैं। और जो दूसरा वाला जो प्रोसेस है, इट इज लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट इज नॉट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में नहीं होता, यहां पर लोकेटेड होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटे, इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को अब आप समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ बच्चों ने गलती की है। देखिए बेटे, व्हाट इज वेरी वेरी हार्टनिंग, वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्टरी बात क्या है कि जब मैं कहता हूं कि लो परसेंटेज, इसका मतलब एबिस्मली लो नहीं है। बहुत से बच्चे अभी भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी जो मैं शुरू में जब आपके टेस्ट देता था उस टाइम पर कुछ जो क्वेश्चन थे काफ़ी बच्चे गलत करते थे। धीरे धीरे अब मैं देख रहा हूं कि आपका जो एरर रेट है वो कम होता जा रहा है, अनफोर्स एरर कम हो रहा है। आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि इस टेस्टिंग का आपको ये फ़ायदा हो रहा है और ये राइट डायरेक्शन में आपकी गाड़ी चल रही है। सो देखिए बड़े ध्यान से, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, फिर वही बात है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी के। देखिए ब्रॉडली तो ये नैरोली यूटिलिटेरियन है। तो नैरोली यूटिलिटेरियन क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स डिराइव्ड काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर। सो नेचर से हमें काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं। तो हमें यह समझ में आ गया, लाइन तो वही है पर यह क्या होना चाहिए, इसकी जगह नैरोली यूटिलिटेरियन होना चाहिए। तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत है। एथिकल आर्ग्यूमेंट क्या है, एथिकल आर्ग्यूमेंट कुछ और है कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ना चाहिए, बाकी लोगों का भी है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट ये है कि यहां पर एक मेजर रोल है इकोसिस्टम सर्विसेज में जो बायोडाइवर्सिटी प्ले करती है। नेचर जो प्रोवाइड कर रहा है आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो इसका मतलब ये एथिकल नहीं है, ये क्या है बेटे, ब्रॉड है। और यहां पर देखिए बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल, इसका मतलब अगेन दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो इस बार ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। आप देख रहे हैं कि मैं भी जब बिना देखे पिछले क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा था कि पहली चॉइस ऐसी होगी कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन लगाते ही मैंने एक बार अपने आप को रोका और मैंने देखा कि नहीं,
अब की बार ये चॉइसेस जंबल्ड अप है, ये याद रखिएगा। एंट्रेंस में अपने आप ये सोच के मत चलिएगा असर्शन रीजन क्वेश्चन में कि पहला ऑप्शन यही होगा कि असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये जंबल्ड अप हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं प्लीज इन्वेस्ट टाइम इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को सही समझ के सही आंसर दिया तभी आपको नंबर मिलेंगे। सो क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन ये है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, यस दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द सेंट्रल लैक्टियल। ये रही लाइन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल being insoluble cannot be absorbed into the blood and that is why they are packaged into chylomicrons। so होता ये है कि यहां पर जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है इसके अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पहुंचते हैं। यहां पर गोल्गी एपरेटस इनसे फिर लिपिड्स बनाती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर लिपिड बनाता है। गोल्गी इसको पैकेज करती है और इस चीज को आप काइलोमाइक्रोन कहते हैं और इसको लैक्टियल ट्रांसपोर्ट करता है। दोबारा समझ लीजिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बाइल सॉल्ट की मदद से इस लाइनिंग एपिथेलियम में पहुंचते हैं। इस लाइनिंग एपिथेलियम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फिर बनाएगा फॉस्फोलिपिड, फिर बनाएगा कोलेस्ट्रॉल, फिर बनाएगा ट्राइग्लिसराइड। गोल्गी इसको पैकेज करेगा एक प्रोटीन कोट में, इस चीज को कहते हैं काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन यहां बनता है, फिर ये काइलोमाइक्रोन एक्सोसाइटोसिस से बाहर जाएगा और इसको कौन कैरी करेगा? लैक्टियल, जो कि लिम्फेटिक वेसल है। अल्टीमेटली लिम्फ भी इसको वापस ब्लड तक पहुंचा देगा। जो लिम्फेटिक डक्ट है वो जाकर के सब क्लेवियन वेन में खुलता है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? दिस शुड बी वेरी वेरी सिंपल। फैट ना तो पॉलीमर है ना मैक्रोमोलिक्यूल है। इधर देखिए बड़े ध्यान से, बायोमोलिक्यूल्स में फैट पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर एक रिपीटिंग सब यूनिट का बना होता है। इसका मतलब प्रोटीन एक पॉलीमर है, क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे तो रिपीटिंग सब यूनिट मिलेगा, उसे आप कहेंगे अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड कहते हैं, क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे तो मोनोसैकेराइड मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप देखें तो न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है, क्योंकि अगर आप तोड़ेंगे तो आपको न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। मुझे उम्मीद है ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। फैट को आप तोड़ेंगे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग अलग ग्रुप के हैं, और लिपिड एक्चुअली लो मॉलिक्यूलर वेट चीजें हैं जो पानी में सॉल्यूबल नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैक्रोमोलिक्यूल भी नहीं है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से कम है। सो देखिए आपकी एनसीईआरटी की लाइन। और यहीं से एक और क्वेश्चन मैंने इसी टेस्ट सीरीज में आपसे पूछा हुआ है कि अगर ये पॉलीमर भी नहीं है और अगर ये मैक्रोमोलिक्यूल भी नहीं है तो ये इस एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आइसोलेट क्यों होता है? तो जब आप एक टिश्यू या सेल को ग्राइंड करते हैं तो क्योंकि लिपिड इज अ पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का वेसिकल बन जाता है। दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, और ये जो वेसिकल्स हैं ये रिटेन होती हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में। इसीलिए हालांकि फैट ना तो पॉलीमर है ना मैक्रोमोलिक्यूल है, पर इन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ पढ़ा जाता है। मुझे उम्मीद है ये और बात समझ में आ गई। अगला चलते हैं बेटे, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि कईयों ने आंसर ऑप्शन 5 दिया है, जो कि ऑप्शन 4 दिया है, मतलब पांचों स्टेटमेंट करेक्ट है। बेटे ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द एबिलिटी ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू मूव लेटरली। सो देखिए होता ये है, इसको मैं समझा देता हूं आपको। ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है और इसमें जो टेल है बेटे याद कीजिए, इसमें जो टेल है वो फैटी एसिड की होगी। और फिर याद करिए, आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है कि अगर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होंगे तो ये ज्यादा फ्लूइड होगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर में ज्यादा फ्लूइड की तरह से होते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर जो प्रोटीन्स वगैरह है वो लेटरली मूव कर सकते हैं। जितना ज्यादा फ्लूइड होगा उतनी आसानी से प्रोटीन मूव कर सकेगा। इसका मतलब है ये फ्लूइड है। प्रोटीन बेटे लेटरली मूव करता है। एक और चीज समझिए, अगर कोई चीज इस लेयर से इस लेयर में और इस लेयर से इस लेयर में आ जाए तो इसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। सो रेयर होता है लिपिड में, रेयर इन लिपिड्स। लिपिड्स में कभी कभी क्या हो सकता है बेटे, फ्लिप फ्लॉप हो सकता है। प्रोटीन में कभी भी फ्लिप फ्लॉप नहीं होगा। यहां वाला प्रोटीन इस वाली लेयर में कभी नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं अगर ये रिसेप्टर का काम करेगा तो यहां आने का इसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान हो जाएगा। तो हालांकि रेयरली लिपिड्स में फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, प्रोटीन में फ्लिप फ्लॉप नहीं हो सकता। प्रोटीन लेटरली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। जितना ज्यादा लिपिड बेटे फ्लूइड होगा, जितना ज्यादा लिपिड फ्लूइड होगा
होगा उतना आसानी से ये मूवमेंट होगा। देखिए ध्यान से। सो हमने ये कहा अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड एनेबल्स lateral movement of proteins within the overall bilayer. So lateral movement of proteins within the overall bilayer. ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, मुझे उम्मीद है एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. So I hope all these questions are absolutely clear. ये वो 5 क्वेश्चन थे जिनमें लीस्ट करेक्ट परसेंटेज थी। बहुत अच्छा पेपर आप लोग कर रहे हैं, बहुत पास है अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जस्ट कीप हसलिंग। अब थोड़ा सा बेटे टाइम रह गया है, अब हिम्मत नहीं हारना है, बेहतर तरीके से करते जाइए और टेस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।